बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आपके साथ जो है वो लेक्चर लेके आया हूँ 8वां अपना। लेकिन आज मैंने थोड़ी सी सीरीज के अंदर जो है वो चेंजिंग की हैं, क्योंकि मैंने जो है वो पहले जो 7 लेक्चर थे वो तकरीबन जो सारे के सारे जो है वो इंट्रोडक्शन के ऊपर थे, बेसिक अकाउंटिंग के ऊपर थे। तो मैंने सोचा कि साथ में जो है वो एडवांस लेवल के ऊपर जो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग है, एडवांस लेवल के ऊपर भी जो है ना कुछ जो ना वो वीडियोस अपलोड करूं। तो उसमें अब मैंने सोचा है कि नेक्स्ट जो है वो मैं मिक्स्ड वीडियो जो है ना वो लेके आऊंगा, जिसके अंदर बेसिक्स की भी होंगी कुछ और किसी दिन जो है वो एडवांस लेवल की होंगी, ताकि जो ना दोनों बैलेंस लेके हम चलें। तो हमारे जो दोनों तरह के व्यूअर्स हैं वो दोनों मतलब कि अपनी अपनी वीडियोस के मुताबिक जो है उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो आज जो हमने टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है, उसके अंदर मैं जो है वो आपको बताता चलूं कि हम जो 1 बाय 1 जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करेंगे। उनकी मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा, उनके अंदर आप जो है वो क्या क्या चीजें हैं और किस तरह हमने उनको मैनेज करना है, उनकी सारी की सारी डिटेल्स और उनका जो है वो क्या अफेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, और उनकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, उसके अंदर किस तरह चीजों को हमने रिकॉग्नाइज करना है, किस तरह हमने इंटरप्रेट करना है, किस तरह जो है वो हमने जो है वो उनके अंदर चीजों को मैनेज करना है। तो वो सारी चीजें हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं सीक्वेंस में जो है वो आपके साथ जो है वो लेके चलूंगा स्टैंडर्ड्स को। तो सबसे पहले जो है वो आज जो बेसिक हमारा जो है उसके अंदर जो हम रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो हमारा पहला रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्ड है, इसमें ये बताता है हमें कि जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है उनको उनके जो स्टैंडर्ड्स बताता है कि उनको किस तरह हमने प्रेजेंट करना है, उनका तरीकेकार क्या होना चाहिए, उनके अंदर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बेसिक हमारी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनकी टाइप्स क्या हैं, और उनके ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, और जो है वो जो चीजें उसके अंदर जरूरी हैं वो सारी चीजें इसके अंदर बताई हुई हैं। तो चलें शुरू करते हैं हम अपना जो है वो लेक्चर। तो सबसे पहले जो है वो इसके अंदर जो है वो मैं आपको बताता हूं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमने जो है वो बेसिस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने जो है वो अपनी जो बेसिक जो है वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो उनको प्रिपेयर करना है। और उसके अंदर जो है वो हमने कंपेरेबिलिटी भी जो है वो मतलब कि करंट पीरियड और लास्ट पीरियड वो कंपेरेबिलिटी भी शो करनी है विद इन द एंटिटी, और जो है वो विद अदर एंटिटीज के साथ भी हमने उसकी कंपैरिजन जो है वो शो करना है। तो इसके अंदर जो है वो और एक स्पेसिफिक जो है वो पीरियड के लिए जो ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं, तो नॉर्मली ये एनुअली होती हैं, और इसमें अगर एनुअली नहीं होती तो उसकी हमने रीजन बतानी होती है कि क्यों एनुअली नहीं है। तो ये जो है वो हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 1 है उसके मुताबिक जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो एनुअली होती हैं। उसके अंदर हमारा जो है वो हमने जनरल पर्पस जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है, और उसका जो है साथ में कंपैरिजन भी होता है कि इस साल और पिछला साल, और साथ में उसके अदर एंटिटीज के साथ भी कंपैरिजन हो सकता है। उसके बाद इसके अंदर कंटेंट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर कंटेंट्स जो होते हैं वो ओवरऑल फ्रेमवर्क होता है कि रिस्पांसिबिलिटीज एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हमारा जो फ्रेमवर्क है ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये फ्रेमवर्क बताता है कि ओवरऑल जो रिस्पांसिबिलिटीज है वो क्या है, कि हमने किस तरह जो है वो प्रेजेंटेशन करनी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। उसके बाद ये हमें गाइडलाइन देता है कि उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, और उनके अंदर मिनिमम कंटेंट कितना होना चाहिए, मिनिमम आपने मतलब को चीजों को एलैबोरेट कितना करना है, और आपने किसी भी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को किस तरह रिकॉग्नाइज करना है, कितना उसको किस तरह मैयर करना है, उसको डिस्क्लोज किस तरह करना है, और उसको एड्रेस किस तरह करना है स्टैंडर्ड इन द अदर स्टैंडर्ड्स के। मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन है अगर उसका लिंक किसी और स्टैंडर्ड के साथ भी है तो वो भी
ये स्टैंडर्ड बताता है कि आपने उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर किस तरह डिस्क्लोज करना है, किस तरह जो है वो रिकॉग्नाइज करना है। तो ये भी इसके कंटेंट के अंदर जो है शामिल है। उसके बाद जो है वो हम आपको बता देते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली होता है कि इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी और उसके कैश फ्लोज ऑफ एन एंटिटी। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड, जो इन ऑब्जेक्टिव कब हम मीट कर सकते हैं, जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमें इन चीजों के मुताबिक जो मतलब जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी। उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, उसमें एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, इक्विटी है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, गेन है, लॉस है और कैश फ्लोज है। तो ऊपर क्या के बेसिक हमने क्या जो ऑब्जेक्टिव क्या कि हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है किससे रिलेटेड, फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड और कैश फ्लो। तो उस इन तीनों ऑब्जेक्टिव को अचीव हम किस तरह कर सकते हैं, जब हम ये जो नीचे चीजें डिस्क्राइब है इनके बारे में जो है वो इनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे हम, तो फिर हम जो ऊपर वाला बेसिक जो ऑब्जेक्टिव जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं कि कंपोनेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द पीरियड, इसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें इसको जो है वो इसी नाम से ही पहचाना जाता है, इसी नाम से ही जो है वो बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपकी जो पोजीशन है कंपनी की। बेसिकली हमने आप अगर आप वो जो हमारे उसमें बेसिक जो लेक्चर्स थे उसके अंदर भी जाके देख सकते हैं, तो हमने इसके बारे में आपको डिटेल में बताया हुआ है कि जो है वो इन बैलेंस शीट क्या प्रेजेंट करती है। तो बेसिक जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कहां से कंपनी की वाजे होती है, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से, बैलेंस शीट से जो है वाजे होती है। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, तो ये इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द पीरियड। इसके अंदर क्या होता है, कैपिटल प्लस उसके अंदर जो हम जो लॉसेस और गेन एडजस्ट करते हैं, उसमें जो है वो हमारे मजीद इन्वेस्टमेंट अगर ऑनर की तरफ से आ रही है वो ऐड लेस करते हैं, और उसके बाद जो अगर हमने उसने विड्रॉइंग की है तो वो भी चीजें इसके अंदर जो है वो शो होती हैं। तो ये बेसिकली तीसरी जो है वो कंपोनेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। चौथा कंपोनेंट जो है वो स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड। ये देखिए सारी की सारी एक फॉर द पीरियड, और ये एनुअली होती है, नॉर्मली एनुअली होती हैं। अगर एनुअली कहीं पे नहीं होगी, बहुत रेयर चांस है, तो उसमें वो कंपनी बताएगी कि वो क्यों जो है वो एनुअली नहीं प्रिपेयर कर सकती, तो उसमें वो रीजन बताएंगे, और सॉलिड रीजन के बगैर उनकी वो रीजन नहीं मानी जाएगी। और पांचवी और लास्ट जो कंपोनेंट है वो है नोट्स टू द अकाउंट। तो बेसिकली नोट्स टू द अकाउंट्स जो है वो जो से ही इंफॉर्मेशन ये ऊपर वाली जो वो चारों कंपोनेंट में जा रही होती है, क्योंकि हमने देखे जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है या स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट है या इक्विटी है, इसके अंदर हमने सिर्फ ब्रीफ जो हमारे जो फाइनल फिगर्स हैं वो शो करने होते हैं। हम सारा का सारा डाटा इनके अंदर नहीं शो कर सकते, क्योंकि हमने एक बेसिक जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन, एक ओवरव्यू देना होता है। तो उस वहां और वो डाटा आ कहां से होता है, वो हम नोट्स टू अकाउंट्स में बताते हैं। उसके बाद जो है वो हम आपको बताते हैं कि स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन जनरल, कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनके अंदर बेसिक कंटेंट क्या है। तो क्लियर आइडेंटिफिकेशन इन एन एनुअल रिपोर्ट जो है वो होनी चाहिए द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द रिपोर्टिंग इंटरप्राइज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी है, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, या जो ऑनर्स इक्विटी है, या नोट्स टू अकाउंट्स है, या कैश फ्लो है, वो आपने बतानी है। रिपोर्टिंग इंटरप्राइज कौन सी है उसका नाम बताना है, और उसके बाद आपने बताना है कि जो ये रिपोर्ट है ये किसी एक सिंगल एंटिटी की है या होल ग्रुप की है, वो आपने बताना है। जो पीरियड कवर कर रहे हैं, मतलब कि जिस पीरियड की वो स्टेटमेंट है वो आपने बतानी है। जो आपने रिपोर्ट प्रिपेयर की है उसके अंदर जो आप अमाउंट्स यूज करेंगे वो कौन सी करेंसी के अंदर, आपने उसका करेंसी का भी बताना है। और उसमें आपने ये भी बताना है कि जो आपने प्रिसाइशन के जो आप यूज कर रहे हैं वो थाउजेंड्स में यूज कर रहे हैं या मिलियंस में यूज कर रहे हैं एक्सेट्रा। तो अगर वो उसमें, क्योंकि हम बेसिकली जो अगर लॉन्ग फिगर्स होती हैं तो उसके अंदर हम उसको जो है वो थाउजेंड्स या मिलियंस जो है उसमें की जो है वो यूज कर लेते हैं प्रिसाइशन, ताकि उसको वो हम शॉर्ट जो है वो फिगर्स में कन्वर्ट कर सकें।
तो ये चीजें हमने जो है वो बेसिक जो स्ट्रक्चर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उनका जो कंटेंट है वो हमने इसमें ये चीजें बतानी होती हैं। तो उसमें ये चीजें हर स्टेटमेंट के ऊपर मतलब कि होनी चाहिए कि वो कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके रिपोर्टिंग एंटरप्राइज कौन सी है, ग्रुप की है, सिंगल एंटिटी की है, उसका पीरियड कौन सा है और जो करेंसी और बाकी सारी प्रिसाइशन वगैरह आपने। उसके बाद रिपोर्टिंग पीरियड भी आपको वही मैं आपको बता रहा था कि ये प्रिजम्पशन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड एटलीस्ट एनुअली, एटलीस्ट आपने कम से कम एनुअली बनानी ही बनानी है। और इफ द एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड चेंज है तो एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर अ डिफरेंट पीरियड, तो उसमें डिस्क्लोज करनी है आपने रीजन फॉर द चेंज एंड वार्निंग अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ कंपेरेबिलिटी, कि कहाँ पे जाओ कंपेरेबिलिटी में भी आपने जाओ जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो आपने बतानी है, और ये भी डिस्क्लोज करनी है आपने रीजन कि आप क्यों जो है उसको डिफरेंट पीरियड के लिए बना रहे हैं, जो मैं आपको पहले भी बता। उसके बाद आ गया जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर क्या चीजें होती हैं, उसके अंदर जो है वो उसमें जो क्लासिफिकेशन है वो जो है वो करंट एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स होते हैं और लाइबिलिटीज होती हैं और इक्विटी का पोर्शन होता है। और इसमें अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसके अंदर मिनिमम आइटम्स क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, तो उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर्स आनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फिगर आनी चाहिए, इंटेंजिबल एसेट्स आने चाहिए, फाइनेंशियल एसेट्स आने चाहिए। फाइनेंशियल एसेट लेकिन उसमें से हम वो वाले एसेट्स एक्सक्लूड कर देंगे जो कि हमारे करंट जो है वो करंट एसेट्स का पार्ट बनेंगे, क्योंकि ये अभी हम बात कर रहे हैं जो फिक्स एसेट जो करंट एसेट, इसमें ई एच एंड आई का उसने लिखा हुआ है, तो ई में अगर आप देखेंगे वो वाली इन्वेस्टमेंट जो कि इक्विटी मेथड से जो है अकाउंट फॉर की गई हो, और उसमें जो है वो ट्रेड और अदर रिसीवेबल आपको पता है ये साल से अंदर जो मैच्योर हो जाते हैं, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो वैसे ही जो है वो करंट एसेट में आता है, तो ये तीनों चीजें जो है वो उसमें नहीं आएंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के में, जो के पार्ट होगा लॉन्ग टर्म एसेट्स का। और बाकी सारा वो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी जो है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स का पार्ट होगी। उसके बाद आ जाएं जो है वो दूसरी साइड पे, तो उसमें ट्रेड एंड अदर पेबल्स और प्रोविजन, ये आपको पता है कि जो है ना ये जो है वो करंट एसेट से रिलेटेड और करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। तो ये इसके अलावा जो बाकी लाइबिलिटीज हैं जिस तरह फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है, तो उसमें वो सेम एज इट इज पिछले स्लाइड की तरह जो है वो हम पहला जे और के को एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जो है वो सारी की सारी हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आती हैं, लेकिन ट्रेड और अदर पेबल्स और प्रोविजन ये हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, इनको हम करंट लाइबिलिटीज में लेते हैं, तो ये एक्सक्लूड होगी। उसके बाद हमारी लाइबिलिटीज और एसेट्स फॉर करंट टैक्स एज डिफाइंड इन IAS 12, जो IAS 12 जो आपको जब उसकी वीडियो आएगी तो आप उसमें हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो जो लाइबिलिटीज एंड एसेट्स फॉर करंट टैक्स की जो लाइबिलिटीज आ रही हैं वो भी इसमें शामिल आ जाएंगी। उसके बाद डेफर्ड टैक्स की लाइबिलिटीज और डेफर्ड टैक्स एसेट्स और जो वो भी IAS 12 में इन डिटेल में डिफाइन होंगे, ये सारे जो पार्ट बनेंगे लाइबिलिटीज का। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हम NCI कहते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कि एक कंपनी जो कॉर्पोरेशन होती है उसके अंदर जो फॉर एग्जांपल जो वो पेरेंट होता है उसमें 70% या 80% जो मेजॉरिटी शेयरिंग होती है वो पेरेंट को बिलोंग करती है जो उस एंटिटी को, और उसके अलावा जो बाकी 10%, 15%, 20% या 49% तक जो उसके जो शेयर्स होते हैं वो NCI के, तो उसकी हम लिहाजा से लाइबिलिटीज को मैयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो उसको शो करते हैं कि ये हमारा मिनॉरिटी का इंटरेस्ट है, उनको जो है वो बिलोंग करता है। जो 51% जो उसके 49% तक जो इंटरेस्ट होता है क्योंकि वो किसी और को बिलोंग करते हैं, जो बेसिक ऑनर होता है 50% से प्लस जिसकी होल्डिंग होती है वो जो ओन कर रहा होता है कंपनी। तो उसके अलावा बाकी जितने भी जो होल्डिंग होती है वो हम NCI में मैयर करते हैं। उसके बाद इशूड कैपिटल और रिजर्व और एट्रीब्यूटेबल इक्विटी होल्डर्स ऑफ द पेरेंट, तो वो चीजें इसमें शामिल है, कैपिटल का पोर्शन आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो पिछले स्लाइड वाली जो है वो उसमें थी एसेट से रिलेटेड, और
उसमें करंट और जो लॉन्ग टर्म का मैंने बता दिया था कि जो उसने एक्सक्लूड किया था वो करंट का पोर्शन थे, और जो इसमें भी जो एक्सक्लूड किए हैं जे और के, ये करंट का पोर्शन है बाकी। लेकिन डिफाइन वो बता सिर्फ सारी लाइबिलिटीज को ही रहा है, लेकिन उसने एक्सक्लूड क्यों किया कि वो करंट में आती हैं लेकिन वो प्रेजेंट उसी में होती हैं, सिर्फ उनका पोर्शन उसने अलहदा बताया। उसके बाद अगली हमारी स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस। उसके अंदर क्या चीजें जो है वो होती हैं, उसके अंदर रेवेन्यूज होते हैं, उसमें फाइनेंशियल कॉस्ट होती है, इंटरेस्ट वगैरह होते हैं। उसके बाद अगर हमें कोई जॉइंट वेंचर से जो है वो या एसोसिएट कंपनी से जो प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है वो होते हैं, टैक्स एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस ऑर्डिनरी जो एक्टिविटीज हैं उससे हमारा जो आ रहा है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं वो चीज इसमें शामिल होती है, और नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। तो ये बेसिक जो है वो इंफॉर्मेशन जो प्रॉफिट एंड लॉस में होनी चाहिए। पिछले तो जो वो थी कि वो चीजें, क्योंकि अभी हम ये चीजें वो बता रहे हैं जो इन स्टेटमेंट्स के ऊपर होनी चाहिए, जो इन स्टेटमेंट का जो है वो शो होना चाहिए, जो ये चीजें, तो वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो पीछे पहले हमने जो बैलेंस शीट में डिस्कस किया था, अब हमारा जो है वो ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर है कि ये चीजें जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट करनी होनी। उसके बाद इक्विटी स्टेटमेंट आ गई। इक्विटी स्टेटमेंट के अंदर जो है वो नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, एनी गेन और लॉस दैट इज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड डायरेक्टली इन इक्विटी। कोई ऐसा लॉस या गेन हुआ है जो कि डायरेक्टली जो है वो आपने इक्विटी के अंदर रिकॉग्नाइज करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर विद ऑनर, और या कैपिटल ट्रांजैक्शन कोई ऑनर के साथ हुई है, मतलब कि उसने इन्वेस्टमेंट की है या उसने विड्रॉ किया, वो चीज आ जाएगी। उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आ जाएंगे जो प्रीवियस कैरी फॉरवर्ड आ रहे हैं। और उसके बाद एंड पे हम रिकंसिलेशन ऑफ इक्विटी कैपिटल, शेयर और प्रीमियम और रिजर्व की करेंगे। तो ये चीजें जो है उसके अंदर इक्विटी स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट करती हैं। उसके बाद नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसा कि मैं पहले भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे चुका हूँ कि ये वो चीजें हैं जो कि हम फेस ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशंस या फेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट या फेस ऑफ द जो कैश फ्लो स्टेटमेंट या जो है स्टेट फेस ऑफ द जो है वो इक्विटी स्टेटमेंट के ऊपर नहीं शो करवा सकते। तो लेकिन हमने इनको ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है इंटरनेशनल जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, तो इसको हम जो है फिर वहां पे शो करवाते हैं नोट्स टू दी अकाउंट्स में। तो जो नोट्स टू अकाउंट्स में बेसिक जो कैलकुलेशंस हैं कि ये फिगर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आ रही हैं, बैलेंस शीट में आ रही हैं या इनकम स्टेटमेंट में आ रही हैं, वो कैसे जो बिल्ड होके वहां तक पहुंचती हैं या कैसे वो उनको उनकी कैलकुलेशन क्या है। तो बेसिकली नोट टू अकाउंट्स में हम वो कैलकुलेशन प्रोवाइड करते हैं कि वो फिगर्स वहां पे जो शो हो रही हैं, रिफ्लेक्ट कर रही हैं, वो कैसे कैलकुलेट हुई हैं। तो इसके अंदर हम मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं उन फिगर्स के बारे में कि वो कैसे जो है वो वहां पे जो प्रेजेंट हो रही हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है कि फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट हम सारी कैलकुलेशन नहीं शो कर सकते। हमने जो सिर्फ जो फाइनल फिगर्स वहां पे शो करनी होती हैं, रेवेन्यू की, कॉस्ट ऑफ सेल की, एक्सपेंसेस की, बाकी अदर चीजों की। तो ये यहाँ पे जो नोट्स टू अकाउंट्स में हम ये चीजें जो है वो शो करवा रहे होते हैं, उनकी डिटेल, उनकी कैलकुलेशन, और वो हम इसके अंदर बता। उसी तरह जो है वो इनकम स्टेटमेंट के हवाले से भी और चेंजेस इन इक्विटी के हवाले से जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो है उसके अंदर जो हम चीजें वहां पे प्रेजेंट नहीं कर सकते वो हम इनके अंदर एलेबोरेट करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कि नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने ये भी जो है वो ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये भी बताता है कि हमने उनकी सीक्वेंस क्या रखनी है और उनको प्रेजेंट किस ऑर्डर के अंदर करना है। तो सबसे पहले तो हमारा जो पहला नोट होगा उसमें हम अपनी कंप्लायंस, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस देंगे कि हम इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है उनकी कंप्लायंस के मुताबिक, उनकी कंप्लायंस करते हुए हमने ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताई है। उसके बाद फिर हम अपनी जो वो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो अप्लाई कर रही है कंपनी, वो उसके बारे में हमने दूसरा अकाउंट में बताएंगे। उसके बाद हम जो है वो मेजरमेंट बेसिस के हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं उनकी मेजरमेंट बेसिस, किस तरह हमने ट्रांजैक्शन को मेजर किया और किस तरह जो उनको हमने जो है वो रिकॉग्नाइज किया उन ट्रांजैक्शन को, उसके बारे में हम बताएंगे। और उसके बाद फिर हमारा चौथा जो होगा उसमें हम बताएंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो कौन सी हैं हमारी, जो जिनको हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या गवर्निंग बॉडी ऑफ द एंटरप्राइज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करवाएं और उसकी एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, एक साल के अंदर लाजमी प्रेजेंट होनी चाहिए।
और उसके बाद जो है वो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट है उसके 6 महीने के अंदर अंदर ये जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए टू द जनरल पब्लिक, ताकि वो इनको देख के उनसे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो इसके बारे में वो जो भी उन्होंने कोई किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई जो है वो आपके, क्योंकि ये भी मैं आने आपको जो जो हमारे इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स थे उनमें बताया हुआ है कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। तो ये उनसे रिलेटेड है, ये उनके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। जो बैलेंस शीट की डेट है उसके विद इन 6 मंथ जो है ना ये अवेलेबल होनी चाहिए टू जनरल पब्लिक, ताकि वो इसके बारे में जिसको भी जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए वो इससे गेट कर सके और उससे आगे अपना जो वो डिसीजन मेकिंग कर सके। और उसके बाद लास्ट में मैं बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर ये भी जो कंपैरेटिव फिगर जो पहले भी हम बता चुके हैं कि जब भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी बनानी है तो उसके अंदर हमने कंपैरेटिव फिगर्स शो करनी है कि एक साल की और जो करंट ईयर्स की जो एक साइड पे होंगी और एक साइड पे जो वो, ताकि हम जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो उनका कंपैरिजन भी कर सके कि कंपनी ने पिछले साल से ग्रो किया है या उसके जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन पिछले साल बेहतर थी या इस साल बेहतर है, तो वो ये भी एनालाइज कर सकें। तो ये लाजमी जो है वो इसके अंदर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर लाजमी है कि आपने कंपैरेटिव 2 ईयर्स की जो है वो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, चाहे वो जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट है, चाहे वो ओनर्स इक्विटी है, चाहे वो नोट्स टू अकाउंट्स है, चाहे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सारी की सारी इसी बेस पे ही बननी है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था इसके बारे में, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के बारे में, उसके अंदर क्या चीजें रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसकी जो वो कंटेंट्स क्या होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन सी जो फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर कौन सी चीजें आनी है, इनकम स्टेटमेंट में क्या चीजें आनी है, डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सारी हमने आपको चीजें बता दी हैं। अभी एक और वीडियो मैं इसके ऊपर बताऊंगा और बनाऊंगा जिसके अंदर जो मैं आपको बताऊंगा इसका स्कोप और इसकी बाकी जो वो टर्मिनोलॉजी के बारे में जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से रिलेटेड है। तो बेसिक इसमें मैंने आपको जो ओवरव्यू दे दिया कि जो है वो क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं और उनके अंदर बेसिक कंटेंट क्या होना चाहिए। तो बेसिक जो फाइनेंशियल पोजीशन हम इसमें प्रिपेयर करते हैं और उसको उसके स्टैंडर्ड्स डिफाइन है इस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कि आपने उसको किस तरह प्रिपेयर करना है। उसमें उन्होंने कंटेंट भी इनका बता दिया, उसमें उन्होंने जो वो इनके अंदर क्या क्या चीजें आपने रिफ्लेक्ट करनी है वो भी आपको बता दी। तो ये सारी जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से जो है वो इन स्लाइड से भी मिल जाएगी और साथ में मैंने एलेबोरेट भी कर दिया है। और अगर इसके अंदर आपको फिर भी कोई भी कहीं पे भी कोई मसला है, कोई इशू है, तो आप मुझसे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं अपने जो है वो कमेंट के अंदर, और मैं इंशाल्लाह उसको आपको मजीद भी एलेबोरेट कर दूंगा। और अभी एक लेक्चर इसी के ऊपर मैं आपको मजीद भी दूंगा, कल वाला लेक्चर भी इंशाल्लाह जो इसी के ऊपर ही होगा, तो उसमें भी हम मजीद चीज़ों को जो है वो इसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे। तो लाजमी आपने जो है वो इसके ऊपर मुझे कमेंट देना है, इसके ऊपर अपने फीडबैक का इजहार करना है। और अगर कहीं पे कोई भी आपको मसला नजर आता है तो आपने मुझे जो है बताना है, तो हम इंशाल्लाह उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे और कोई भी आपको प्रॉब्लम है उसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। तो लाजमी आप वॉच करें और दूसरे दोस्तों को भी बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरे जो अकाउंटिंग स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको बताएं इसके बारे में, ताकि जो भी जिस तरह की इंफॉर्मेशन गेट करना चाहता है वो इससे इंफॉर्मेशन ले सके और जो है वो अपना जो है वो उसमें नॉलेज में इन्हांसमेंट कर सके। तो जो बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी नया लेक्चर आए आप उसको भी सुन सकें। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल दोबारा जो है वो आपसे नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।